हाँ, आज का पार्ट जो है अपना वो काफ़ी इजी होने वाला है, बहुत बेसिक्स है। पार्ट 3 अपना रहेगा और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा पार्ट 4 वो बहुत शानदार, उसमें फैक्ट ज़्यादा है। फैक्ट का मतलब सीधे सीधे प्रश्न आएंगे उससे। लेकिन आज वाला पार्ट उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि चारा चारा अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन पढ़ेंगे कि अगर पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाए, पोषक तत्वों की या पौष्टिक तत्व बोलते हैं अपन, उनकी अगर किसी पशु के शरीर में कमी हो जाए तो उस कमी की पूर्ति कैसे और उस कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, वो सब कुछ अपन पढ़ने वाले हैं। बहुत गजब का, बिल्कुल बैलेंस तरीके से पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में क्या पढ़ेंगे, टॉपिक अपना वही संतुलित पशु आहार में रहेगा, लेकिन एक आदर्श पशु आहार, एक आदर्श पशु आहार के गुण क्या होते हैं कि भाई वाकई ये पशु के लिए सबसे बेस्ट आहार है, इसकी क्या क्या खूबियां होती है। कुछ 12 मासी आहार भी होते हैं, कुछ 12 मासी हरे चारे होते हैं जो पूरे 12 महीने तक हरे चारे देते ही रहते हैं, उनके भी कुछ नाम अपने सीधे सीधे एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। और एक अपन पढ़ेंगे कि पशुओं को जो चारा खिला तो आप रहे हो, लेकिन उसके लिए दाना चारा जो तैयार करते हैं, भाई हरा चारा तो सीधा काट दिया और थोड़ी ऐसे तूड़ी टाइप काट के बना के खिला दिया, लेकिन दाना जो चारा तैयार करते हैं अपन उसको कैसे खिलाएं, क्योंकि दाना चारा सही प्रॉपर तरीके से खिलाना बहुत ज़रूरी है। वरना दाना चारा क्या है कि इन पशुओं के लिए ज़्यादा कम दी खिला देंगे तो उससे उनके आफरा सा आ जाता है, पेट फूल जाता है, उसे बोलते हैं आफरा। अपन सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आराम से बड़े बेसिक नोट्स बनाएंगे, बहुत तगड़ा लेवल होने वाला है। एक बड़ा रजिस्टर आपको ज़रूर भरना है, लेकिन मज़ा आ जाएगा। सब चीज़ें मेरे हिसाब से हाथों हाथ समझ में, याद करने वाली ज़्यादा है भी नहीं, अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल ईजिली याद हो रही है आपको। और फिर जो सेशन थोड़ा बीच बीच में फैक्ट आता रहेगा, बीच में थोड़ी फिर फैक्ट, ऐसा सिस्टम अपन को चलाना है। बहुत गजब की तैयारी आपकी होने वाली है और मैथ्स की परमानेंट आप क्लास ले लेनी है शाम को जो आपको मिल रही है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। हेडिंग लगाओ, शुरुआत करते हैं। आदर्श पशु आहार के क्या क्या गुण होने चाहिए। ये जो हेडिंग है, मैं चाहूं तो सिर्फ हेडिंग लिख के ही छोड़ दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके लॉन्ग टाइम पढ़े रहे नोट्स तो देखते ही समझ में आ जाए, इसलिए प्रॉपर उनमें भी बहुत ज्यादा मेहनत की है। पहला है कि आदर्श पशु आहार है हमेशा स्वादिष्ट होना चाहिए। अगर स्वादिष्ट है तो ही पशु उसको खाना ज्यादा पसंद करेगा, ये आप सब जानते हैं, ठीक है। तो आदर्श पशु आहार का पहला गुण है कि वो क्या होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी सबसे पहला गुण है भोजन का यह है कि वह स्वादिष्ट होना चाहिए। भोजन में किसी भी प्रकार की कोई दुर्गंध, स्मेल नहीं आनी चाहिए। वरना देखना पशुओं की एक आदत होती है, ऐसे ऐसे नाक से करके वो उसको चारे को या किसी भी बंटे को या किसी भी खड़ को जो भी आप खिला लो सूंघता है, उसको सूंघता है। अगर उसकी स्मेल दुर्गंध आती, कभी कभी बिल्कुल टच भी नहीं करता, ये जरूर होता है। वैसे पशु में खूबी होती है, दूर से ही स्मेल पहचान लेते हैं, खैर, लेकिन फिर भी अगर दुर्गंध वगैरह आती है, स्मेल आती है, तो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करेगा। खाने में मुलायम होना, खाना जो है वो थोड़ा सॉफ्टनेस होना चाहिए, मुलायमता होनी चाहिए, जिसे जानवर स्वाद के साथ पेट भर के खा सकें। थोड़ा हार्ड होगा तो भले ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, थोड़ा हार्ड होगा तो फिर उसको उतना खाना पसंद नहीं करेगा। तो थोड़ा सॉफ्ट वाला अगर हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। एक तो हो गया ये। दूसरा है सुपाच्य होना चाहिए, भाई पचना भी तो चाहिए वो। आप ऐसे खिलाने को तो पता नहीं क्या क्या खिला दोगे, लेकिन पशु के शरीर में पचना चाहिए, सुपाच्य हो, ठीक है। आहार में ऐसे पदार्थ शामिल होने चाहिए जो कि आसानी से पच सके। यदि आहार में ऐसे पदार्थों की कमी होगी तो पशुओं को उस भोजन को पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और कभी कभी अगर नहीं पचेगा तो आफरा आ जाता है, अपन डॉक्टर को बुलाना पड़ जाता है, वो सब अपन जानते हैं, ठीक है। और भोजन पशुओं को लाभदायक नहीं होगा बिल्कुल भी। इसलिए खूब सारे ऐसे भोजन होते हैं जो आप, मैंने कहा ना, ज्यादा खिला दिया, जैसे दाना ज्यादा खिला दिया, नहीं पचेगा। एक लिमिट का ही खिलाना पड़ता है। आगे पढ़ेंगे अपन कि भैंस को कितना आहार देना चाहिए, गाय को कितनी मात्राएं देनी चाहिए, लेकिन उससे पहले बेस मजबूत करें अपन। ये चीजें बेस मजबूत कर रही है, आपकी जड़ मजबूत कर रही है, नींव मजबूत कर रही है। जैसे आपके सब्जेक्ट हो, जैसे कोई आपके ये, वैसे पढ़ रहे हैं अपन। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि भैंस को कितना आहार, गाय को कितना आहार, बकरी को कितना आहार, कितनी मात्रा में कितना देना चाहिए। वहां पर फिर फैक्ट आएंगे, ठीक है। एक तीसरा में इसका पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो है रसीलापन। रसीलापन होना चाहिए, मतलब भोजन जिसमें पानी की पाए, रस किस में बनेगा, पानी, तो मतलब गीला अगर हो, ज्यादा गीलापन हो, पानी उसमें तो अच्छी रहेगा। वह भोजन जिसमें पानी की प्रतिशत मात्रा लगभग 70% से ज्यादा हो, तो वह रसीले पदार्थ कहलाते हैं। और ऐसे भोजन जो है, बिल्कुल ऐसे भोजन को हमेशा पशु के आहार में शामिल करना चाहिए।
मतलब ऐसे भोजन को भोजन भी भोजन में शामिल होने चाहिए, या ऐसे भोजन भी, इसकी जगह आप लिख सकते हो पशु के आहार में, पशु के आहार में, पशु के आहार में जो है शामिल होने चाहिए। बेस्ट रहेगा अगर अपन जैसे देखो हरा घास खिलाते हैं तो पशु हमेशा उसको जल्दी से खाना पसंद करता है, या फिर वो खड़ वगैरह मैंने कहा रात को भिगो देते हैं, सुबह उसको एकदम गीला सॉफ्ट हो जाती है, फिर उसको एकदम सॉफ्ट करके एक लिक्विड जैसा बना के उसको भैंस को या गाय को खिलाते हैं तो बड़ी इजीली खा लेती है, मतलब रस बनता है उनके, गीला में गीलापन थोड़ा होना चाहिए, रसीलापन होना चाहिए, बड़ा स्वाद ले लेके भैंस या गाय उसको खाती है। दूसरी चौथी बात, प्रोटीन मात्रा, भोजन में प्रोटीन की एक उचित मात्रा जो है वो उपस्थित होनी चाहिए। इसके द्वारा भोजन की पाचन योग्यता बढ़ जाती है। इसका अब आप कहेंगे साहब प्रोटीन हम कहां से लाएं, प्रोटीन हम खुद ही नहीं खाते। अपन तो देखो प्रोटीन सब हर तरह का खाना खाते हैं ना, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो हमें प्रोटीन मिल जाती है। इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है खल। ठीक है, ये जो खल होती है, खल किसी की भी हो सकती है, जैसे तिल होते हैं, तिल की आप घाणी निकलवा लो, सरसों की घाणी निकलवा लो। ठीक है, घाणी का मतलब होता है, आप सब समझते हैं घाणी मतलब जैसे अपन किसी में वहां पर घाणी निकालने वाले होते हैं, उसको एज इट इज उस मशीन में या चक्की जैसी होती है उसमें उसको उड़ेल दिया जाता है, फिर वो तेल अलग हो जाता है, और उसकी जो लुगदी होती है, लुगदी मतलब जैसे भाई तिल है तो तिल में सारा का सारा तेल थोड़ी होता है, उसमें कुछ लुगदी भी तो होती है, वो लुगदी साइड में उस चक्की में से निकलती रहती है, तेल अलग निकलता रहता है। ठीक है, वो लुगदी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट टूट के आती है ऐसे एकदम, है ना, तो वो उसकी खल बन जाती है। फिर वो अपन खल ले आते हैं और उस खल को भिगो के, है ना, क्योंकि वो थोड़ी टाइट हो जाएगी, थोड़े दिन बाद में सूखने के बाद टाइट हो जाएगी, तो टाइट होने के बाद अपन रोज की थोड़ी थोड़ी देते हैं उसको पानी में भिगो दिया जाता है रात भर, और सुबह उठते ही जो भी उसका सिस्टम उसको चारे के साथ मिक्स करके थोड़ा सा चारा लिक्विड जैसा बना के रसीला बना के उसको उन पशुओं को खिला दिया जाता है। उसमें अच्छा खासा प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन युक्त अगर खाना देंगे अपन डेली, तभी देखा होगा हम दुधारू पशु हो चाहे बिना दुधारू हो, हमेशा उनको अपन बंटा देते ही है भैंस गाय को, ताकि वो जो है थोड़ी उचित मात्रा में मिलेगी, उसको एनर्जेटिक रहेगा, प्रोटीन उसकी बॉडी में रहेगी हमेशा। इसलिए अपन चारे के साथ में हरा चारा भी रखते हैं और ये बंटा वगैरह ये खल वगैरह भी देते हैं। अगला रेशा युक्त होना चाहिए, रेशा होना चाहिए उसमें, कि वह आहार जिसमें रेशा अधिक मात्रा में होता है, इस प्रकार के भोजन से जानवर का पेट जल्दी भर जाता है, वह संतोष महसूस करता है, वह भोजन को पचाने में सहायक होता है। रेशा युक्त का मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई अपन भी कोई चीज खाते हैं कि यार पेट जल्दी भर गया यार, कुछ ऐसी चीजें जिनमें रेशा अपन पढ़ेंगे आगे, 18% के करीब रेशा होता है, अपन आगे पढ़ने वाले एक टॉपिक आएगा। तो रेशा युक्त भोजन अगर दे उनको, ठीक है, जिनमें रेशा हो, रेशा युक्त, रेशा क्या होता है सब अपन आगे बात करने वाले हैं। उससे क्या है कि जल्दी से मतलब पेट भरा भरा सा महसूस होता है इनको, और भैंस या गाय को संतुष्टि बहुत जरूरी है। वो फिर उसके बाद में लेट जाएगा, बैठ जाएगा तो रेस्ट हो जाएगी, फिर उगाली करने लग जाएगा, उगाली या जुगाली समझते हो ना, वो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। पाचन के भी, पेट के भी 4 प्रकार हैं, जुगाली वाले पशु अलग होते हैं, बिना जुगाली वाले भी होते हैं, सब अपन बात करेंगे। ठीक है, वो अपनी छोटी आंत में क्या है, चारे को स्टोर कर रखता है, फिर वहां से लाला के मुंह में लाता है, फिर उसको ऐसे ऐसे मुंह हिला के वापस लेके जाता है। ठीक है, वो सिस्टम चलता रहता है, तो वो अपना ऐसे भोजन को पचा लेता है। सस्ता तो खैर है ही, देखो कि भोजन बहुत मूल्यवान ना हो, क्योंकि ज्यादा महंगा अपन जो सीधी सी बात है पशुओं को नहीं खिला सकते, वैसे ही खर्चे ज्यादा है, तो फिर पशुओं को इतना फिर कैसे होगा। तो भोजन बहुत मूल्यवान ना हो, बल्कि कम मूल्य में सारे आवश्यक तत्व जो हमें इजीली मिल जाए, ऐसा भोजन हमेशा होना चाहिए। संतुलित होना चाहिए, वो तो मैं कह रहा हूं, बैलेंस डाइट तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आई जो उठपटांग भरे जा रहे हो, उनमें एक बैलेंसता होनी चाहिए कि भोजन में वे सारे तत्व एक निश्चित अनुपात में मौजूद होने चाहिए जिनकी पशु को पोषण मतलब उनके लिए आवश्यक होती है। भाई खनिज भी हो, विटामिन भी हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो। नेक्स्ट पार्ट वही है, पानी भी हो, पानी, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीजें नेक्स्ट पार्ट में है। अपन पढ़ेंगे कि पशुओं के भोजन में इन सब क्या 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 यूज है, इन सब के क्या क्या कार्य हैं, वो बहुत गजब का सेशन होने वाला है। ठीक है, फिर खनिज तत्व में विटामिन होनी चाहिए कि खनिज पदार्थों के रूप में पशु को रोजाना भोजन में नमक देना आवश्यक है। नमक अगर तभी ये तो आपने देखा भी होगा कि जब वो खड़ वगैरह भिगोते हैं उसमें नमक डालते हैं थोड़ा बहुत पशुओं को, ताकि उनके डाइजेशन भी सही रहेगा और खनिज तत्व उसको मिल जाएंगे सॉल्ट से। ठीक है, भोजन में विटामिन व खनिज पदार्थ सीमित मात्रा में उपस्थित होने चाहिए। हाँ, विटामिन और खनिज पदार्थ जो होते हैं वो एक लिमिट, बहुत कम % की मात्रा होती है, वो ज्यादा काम के नहीं, वो पचते नहीं है, तो उनकी मात्रा बहुत कम होती है। स्वस्थ तो होना ही चाहिए, देखो कि भोजन में किसी भी प्रकार की फफूंदी उपस्थित नहीं होनी चाहिए, भोजन एकदम साफ स्वच्छ होना चाहिए। फफूंदी वगैरह वाला भोजन होगा तो सीधी सी बात है पशु के पेट में जाएगा तो पशु बीमार पड़ जाएगा। भिन्नता,
भोजन को उपलब्ध अवयवों के आधार पर बदलते रह। अब अच्छा ये बात तो है, आपको अगर गेहूं की चपाती खिलाते जाओ 12 महीने खिलाते रहो, खाते जाओगे कि नहीं? अपन भी कभी क्या करते हैं, रोटी कभी बेजड़ की खा लेते हैं, बाजरे की खा लेते हैं, गेहूं की खा लेते हैं, है ना, ऐसे मिक्स वाली खा लेते हैं, कुछ अलग कभी कभी फ्रूट्स खा लेते हैं, ठीक है, कभी अपन दाल दलिया खिचड़ी ये खा लेते हैं, ठीक है, खिचड़ा खा लेते हैं, हर तरह की लापसी खा लेते हैं, मतलब डिफरेंट तरह की चीजें अपन खाते रहते हैं। सिर्फ सब्जी रोटी से काम कभी नहीं चलता, राइस बना लेते हैं अपन, चावल बना लेते हैं, ये सारी चीजें डिफरेंट, खीर बन गई, फलाना बन गया, हलवा बन गया, चीजें डिफरेंट होती रहती है। तो हमें किसी भी चीज से बोरियत फील नहीं होती और उससे अपन ऊबते नहीं है। वैसे ही पशु के साथ भी होता है, इनको भी भोजन जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट कराना चाहिए, कभी कुछ। जैसे अभी तो अपन कहते हैं ना, कभी तो गेहूं का भुस्सा खिलाते हैं, वो अपने जो कूत्र बोलते हैं, जो बाजरे की तूड़ी होती है, पूड़े को काट के वो खिलाते हैं, मूंग का चारा खिलाते हैं, मोट का चारा खिलाते हैं, गंवार का चारा खिलाते हैं, और फिर खेजड़ी का लौंग भी आजकल लोग मिक्स करते हैं। तरह के जगह अलग जगह पर अलग मिक्स चीज होती है। फिर अपन जो कल बात की थी है साइलेज वाली, तो है और साइलेज का बच्चा वो भी चारे मिक्स करते हैं काट के। ऐसे अपन मिक्स करते रहते हैं ताकि उनको क्या कि एक चीज किसी भी चीज से ऊबे नहीं हो, ठीक है ना। ऊब जाएंगे तो फिर वो खाना पसंद नहीं करेंगे। तो वैसे 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसकी थ्योरी तो मैंने आपको समझाने के लिए की है। स्वादिष्ट, सुपाच्य, रसीलापन, प्रोटीन मात्रा होनी चाहिए, रेशायुक्त होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, खनिज तत्व, विटामिन, स्वच्छ भिन्न, ये चीजें आएगी ऑप्शन में कि निम्न में से कौन सा जो है एक अच्छे प्रॉपर जो है इनके भोजन में नहीं आते हैं या कौन कौन से आते हैं उपयुक्त सभी। वो अपन मैं जैसे टेस्ट लूंगा ना तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। इसलिए बेस मजबूत करो, बहुत शानदार चीज है ये। अब है अपन को जो पशुचारक होते हैं, किसान भाई जो भी पशु रखते हैं, उनको अपनी तरफ से कुछ सुझाव है या फिर उनको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना पशु को क्या है कि पशु बीमार पड़ जाएंगे। तो देखो कि उन्नत चारा उगाने हेतु पशुपालकों को सुझाव, अगर अपन भाई, क्योंकि ये तो अपने हाथ में है कि अपन को पशुओं को कौन सा चारा खिलाना है, उन्नत चारा कौन सा रहेगा सही। तो देखो कि उन्नत चारे के प्रमाणित बीज की बुआई हेतु उपयोग में लेकर अधिक चारा प्राप्त करें। हमेशा अपन को उन्नत चारा अगर प्राप्त करना है तो अच्छे वैरायटी के बीज लाओ, ठीक है, वो चारा उपलब्ध। जैसे कि रिजगा है तो रिजगा अच्छी क्वालिटी का लाओ आप। रिजगा में भी बहुत ज्यादा क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी का होगा तो बहुत अच्छी हाइट बढ़ेगी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट तना होगा, 4-5 साल 3 साल तक वो आपको हरा चारा देता रहेगा। तो क्वालिटी तो होती है, क्वालिटी का ध्यान हमेशा रखना है। और दलहनी चारे ज्यादा पौष्टिक होते हैं, उनको सबसे बेस्ट दलहनी का मतलब रिजगा हो गया, जो अपन कल पढ़ रहे थे ना, ये सब उनमें जोड़ो दलहनी चारे, क्योंकि वो तो ज्यादा पौष्टिक होते हैं, ठीक है। हालांकि बाजरा वगैरह भी होता है लेकिन उतना नहीं होता। द्विउद्देशीय फसल, अच्छा ये सबसे बेस्ट है। तीसरा, कुछ 2 उद्देश्यों वाली फसलें जिनका 2 पर्पज हो, एक तीर 2 निशाने। द्विउद्देशीय जैसे कि मटर है, लोबिया है आदि बोएं, जिससे मनुष्यों को खाने के लिए भी फलियां मिल जाएगी, पशुओं को चारा मिल जाएगा। अगर आप मटर बोल लेते हो तो मटर की पत्तियां है बहुत तगड़ी होती है, पौष्टिक होती है, वो मटर का चारा और मटर की फली अपने काम आ जाएगी। उसको बाकी जो बचा चारा है वो सूखने के बाद में पशुओं को खिला दो, गीला भी खा लेते हैं पशु। और लीबिया भी सेम ऐसा, उनकी फलियां भी काम आ जाती है, लीबिया उसके बाद में काम आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही आजकल मैं बताऊं आपको, मूंगफली जो होती है, मूंगफली है ना, मूंगफली का चारा भी बड़ा पौष्टिक है, मूंगफली से भी चारा निकलता है, ठीक है ना। तो मूंगफली तो अपने काम आ जाती है, उसकी जो फली लगती है, और पीछे जो बचता है चारा बहुत पौष्टिक होता है, वो भी पशुओं को खिला सकते हैं। तो डिफरेंट एग्जाम्पल, उनको 2 उद्देश्य हो गए ना, अपने भी काम आ गए, उनके भी काम आ गए। तो मतलब ये भी एक किसी पशुपालक को आवश्यक चीजें हैं कि वो ऐसा काम भी कर सकते हैं जिनसे अपनी पूर्ति भी हो जाए और पशुओं की पूर्ति भी हो जाए, ठीक है। सिंचाई के साधन उपलब्ध होने पर भूमि के कुछ भाग में 12मासी चारा अवश्य। अब आगे बात करेंगे अपन कौन कौन से 12मासी चारा होते हैं, तभी तो मैंने कहा ना, क्योंकि इन चीजों का पता होना चाहिए। 12मासी चारे कौन कौन से होते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। तो 12मासी चारे वो जो पूरे 12 महीने तक हरे रहते हैं। तो किसानों को भी कोशिश यही करनी है, अगर उनके पास में सिंचाई के साधन हैं, भाई सिंचाई के साधन नहीं होंगे तो वो तो कैसे करेंगे, लेकिन जिनके पास में पानी की उपलब्धता है तो वो इन 12मासी चारों का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि आजकल गवर्नमेंट ने वो जो पानी का टैंक सुविधा दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है, डैम बोलते हैं उसको, तो वो डैम खुदाई चल रही है। आप सबको पता होगा कि इसमें क्या होगा कि आप बड़ा सा डैम खोद लो अपने खेत में, बड़ा सा डैम खोद सकता है, 1 बीघे में भी खोद सकते हो आप, 1 बीघा, आधा बीघा, पौन बीघा, इतने में एक बड़ा सा डैम खोद लिया, काफी गहरा भी होता है, गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी भी देती है,
अच्छा खासा फायदा है उसके अंदर, अच्छा मोटा तिरपाल बिछाया जाता है उसके अंदर, और बारिश के पानी को, बहुत बारिश का पानी कभी कभी इतना बरसता है कि खेत भर जाते हैं, तो वैसा अगर मौके की अच्छी खासी बारिश वैसे हो ही जाती है, उस पानी को स्टोर कर लो, फालतू ही खेतों में नालियों में बहेगा वो पानी, ठीक है। तो उस पानी को स्टोर करके रख लो, और वो पानी जो है उसके बाद में आप चाहे चारा फसल करो, चाहे आप छोटी मोटी खेती भी कर सकते हो। वो तो बहुत बड़ा डैम हो जाता है अगर पूरा भर जाए तो, उसमें मशीन लग जाती है, उसके बाद फव्वारा सिस्टम से अपन कर सकते हैं। तो ऐसा भी सिस्टम है, अगर जिसके पास सिंचाई का साधन ना हो तो डैम की खुदाई आजकल आपने देखे होंगे, खूब सारे खेतों में डैम की खुदाई चल रही है। हरे चारे की अधिक पैदावार हेतु खेत में पहली जुताई के समय गोबर की खाद दो, बिल्कुल सही है। पशुओं की जो गोबर है, जैसे आप कुछ भी काम करो, चाहे फसल की अगर आप खेत में पहली जुताई कर रहे हो, चाहे वो चारे के लिए हो, चाहे अपने खाने वाले धान के लिए हो, हमेशा पहले खाद अपन डालते हैं। खाद डालेंगे तो उससे क्या है कि काफ़ी अच्छा घास भी होगा, काफ़ी अच्छी ज़मीन फर्टाइल हो जाएगी, तो उससे जो भी पौधा बनेगा काफ़ी अच्छा बनेगा, ठीक है। तो खाद हमेशा देनी चाहिए, हरे चारे के लिए भी और वैसे भी। सुपरफास्फेट है, यूरिया आदि उर्वरकों के प्रयोग से भी रिजका है, बरसिम है, हाँ रिजका के साथ यहाँ पर रिजका भी लिख सकते हो, एंड रिजका बरसिम दोनों हो जाएंगे। तो हालांकि द्विउद्देशीय में रिजका नहीं आएगा, वो रिजका अपने आ जाएगा इनमें, दलहनी चारे में रिजका और बरसिम ये आ जाते हैं। इस द्विउद्देशीय में रिजका को इंसान नहीं खाते ना, हाँ। तो ध्यान रखें, अपन कभी कभी, ये तो खैर आपने देखे भी होंगे, रिजका जब अपन बीजते हैं पशुओं के लिए और बरसिम जब बीजते हैं तो उसके ऊपर सुपरफास्फेट या यूरिया का छिड़काव करते हैं किसान, करते हैं ना, ताकि वो थोड़ी क्या है कि अगर वहां खाद की कमी है जमीन में तो वो उससे थोड़ा सा, लेकिन एक सिस्टम होता है यूरिया, हालांकि बताऊंगा आगे, यूरिया और सुपरफास्ट छिड़कने के बाद में अच्छा खासा पानी देना पड़ता है ताकि वो पूरा ऊपर से धुल जाए और नीचे सीधे जड़ों में पहुंच जाए, क्योंकि उसका छिड़काव किया जाता है। और वो अगर उसको अगर जैसे इसका छिड़काव किया, यूरिया तो फिर भी दानेदार होता है, सुपरफास्ट वगैरह का छिड़काव अगर अपन करते हैं तो वो जड़ में जाना बहुत जरूरी है। ऊपर अगर ठहर जाएगा तो ऊपर से क्या होगा, पत्तियां वगैरह पीली पड़ सकती है, पौधा जल सकता है, इसलिए अपन अच्छा खासा फिर पानी दे, और इसकी भी एक उचित मात्रा होती है, उसके ऊपर अच्छी खासी सिंचाई जब कर देते हैं तो उसका जड़ में असर चला जाता है, अच्छा खासा वो पैदावार उसकी बढ़ती है। तो आदि की पैदावार अगर बढ़ानी है तो इनका छिड़काव भी कर सकते हैं। अतः हर कटाई के बाद में सिंचाई से पहले यूरिया या फिर कोई भी रासायनिक खाद देना लाभकारी होता है अपने को। यह भी एक पशुपालक जो उसके लिए सुझाव है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सुझाव। सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, 6 सुझाव लिखे ना, ये इंपॉर्टेंट है वैसे होने को, 20 सुझाव है, लेकिन वो सब आपको पता है वैसे ही। कुछ बेसिक चीजें मैं लेता ही नहीं हूं क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन ये सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड मटेरियल, सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से बनता है। अगली हेडिंग लगाओ कि चलो अपन इतनी बातें कर ली कि चारा खिला रहे हैं, हरा चारा खिला रहे हैं, अपन दाना चारा खिला रहे हैं, सब तरह की बातें कर ली, लेकिन पशुओं को खिलाने के लिए दाना चारा कैसे तैयार करना है अपन को, दाना चारा, इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। दाना और चारा कैसे हम तैयार करें, क्योंकि ये भी एक सिस्टम है, अगर ढंग से सही प्रॉपर वे में चारा नहीं तैयार होगा तो पशु के लिए सही काम नहीं करेगा वो। तो देखो, सामान्यतया आहार की तैयारी का वही तरीका इस्तेमाल करना चाहिए जो कि आसानी से बिना अधिक खर्च किए संपन्न किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला है चारे के छोटे टुकड़े करना। हमेशा पहला काम यही करना है कि आप चारे के छोटे टुकड़े करो, छोटे टुकड़ों में चारे को काट लो, सबसे बेस्ट है, ताकि वो जो पशु खाएगा वही वाली चीज है। अपन जब खाना खाते हैं तो अपन को अपने मम्मी पापा यही कहते हैं जब छोटे थे कि आपको चबा चबा के खाना खाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा चबाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कटेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा डाइजेशन के लिए, पाचन क्रिया के लिए। तो वैसे ही सबसे पहला काम करना है आपको कि चारे के छोटे छोटे टुकड़े कर दो भाई। जैसे गीला चारा है उसको आप देखो काट के देते हैं, मशीन आ जाती है, खैर मशीन से कट जाता है। तो चारे का आकार बहुत ज्यादा छोटा होने से, मतलब चूरा होने से, चारा कम चबाया जाता है और लार भी कम निकलती है, अतः इससे चारे की पाचन शक्ति कम होती है। अब क्या होगा कि पशु को अगर अपन बड़ा का बड़ा ही चेप दिया तो पशु उसको खाएगा ना, तो ऐसे चबाएगा तो मुंह से लार नीचे गिरती रहेगी, और उस लार को जो कि पेट में जानी चाहिए, ताकि क्योंकि जितनी ज्यादा भोजन में लार बनेगी उतना ही ज्यादा जो खाना जल्दी पचेगा। लेकिन अगर आपने इतना बड़ा बड़ा चारा दे दिया तो फिर लार तो नीचे गिर गई, ठीक है, इस वजह से तो पाचन शक्ति कम होती है। लेकिन अगर आपने चारे के छोटे टुकड़े कर दिए तो वो जल्दी से ऐसे खाएगा, डायरेक्ट अंदर लेता जाएगा, थोड़ी थोड़ी लार उसमें मिलती है, अंदर चलती जाएगी, तो उससे क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पहली बात तो छोटा कर रखा है तो वैसे ही अच्छा रहेगा, तो पाचन शक्ति थोड़ी उसकी अच्छी रहेगी, बढ़ेगी। और आहार का रूप चारे तथा पशु पर, ये तो खैर पॉइंट कॉमन सेंस वाला है कि
आहार का रूप चारे पशु पर निर्भर करता है कि वो कैसे खाना पसंद करता है, वो उस पर डिपेंड करता है। खैर कुछ कुछ पशु ऐसे होते हैं, बाकी लगभग सब सारे पशु जो होते हैं छोटे चारे खा लेते हैं। मोटे चारे का आकार कम करने से पशु से अधिक मात्रा में खाता है। कुछ मोटा चारा तो अगर छोटे कर देते हैं तो ज्यादा खाएगा, ये भी है। और अपन को ज्यादा ही खिलाना है, क्योंकि हरा चारा जितना अच्छा खाएगा, जितना ज्यादा पाचेगा, उतना ही दूध बनेगा, सीधी सी बात है। चारे के आकार को घटाकर पशु की खुराक में चारे की मात्रा बढ़ाने से चारा पाचक तंत्र से जल्दी निकल जाता है और उसकी पाचनीयता कम हो जाती है। ये ध्यान रखना, अगर आप मोटा चारा खिला रहे हो तो पशु चारा कम खाएगा, चारा कम खाएगा, वैसे डाइजेशन होगा। तो खुराक की मात्रा अगर आपको बढ़ाने से चारा पाचक तंत्र से, और आपने चारा तो कम खिला दिया, बाकी खुराक बढ़ाई जा रहे हो, वो सीधा गोबर बन जाएगा उसके, ठीक है। और पाचन शक्ति भी उससे कम होती है, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में हर चीज मिक्स करके खिलानी चाहिए, ये सबसे बेस्ट है। हेडिंग से ही आपको याद हो जाएगा। दूसरा है हरे चारे को ज्यादा खिलाना चाहिए। हरे चारे को कैसे खिलाएंगे? हरा चारा तो मुलायम तने वाला, अब हरा चारा तो अपन खिला रहे हैं, इससे अपन करके आपको पता चल गया ना क्या कर रहे हैं अपन। मैं आपको वो बता रहा हूं कि चारा कैसे खिलाया जाता है पशुओं को, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो हरा चारा कैसे खिलाएंगे अपन? अब आपने देख लिया सब हरा चारा काटा शेप दिया, ऐसे नहीं, उनमें भी कभी कभी क्या बहुत ज्यादा पक सा जाता है, हार्ड हो जाता है, थोड़ा टाइट हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो मुलायम तने वाले हरे चारे को काटने की आवश्यकता नहीं होती। मुलायम को तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोई थोड़ा सा जो मोटा तना हो जाता है, सख्त हो जाता है, उसके हरे चारे जैसे कि ज्वार, चरी, बाजरा और मक्का, इनका थोड़ा टाइट हो जाता है, तो इनको खिलाना उपयोगी, लेकिन इनको काट कर न खिलाओगे तो पशु उनको जो दिक्कत हो जाएगी। तो जो मतलब कहने का ये है कि अगर सॉफ्ट तना है, मुलायम है, तो डायरेक्ट खिला सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइट है, उसको काट कर खिलाओ, ठीक है। अगर काट कर नहीं खिलाओगे तो पशु पत्तियों को खा लेगा, किंतु तना छोड़ देगा, जो बेकार चला जाएगा। देखा भी होगा आपने, आगे आगे से खा लेता है सॉफ्ट सॉफ्ट, बाकी छोड़ देता है। उसी को अगर आप काट के मिक्स कर दोगे तो वो सब कुछ चिप जाएगा अंदर। ये चीजें बड़ी काम आती है। तो मतलब अपना हरा चारा वेस्ट नहीं जाएगा, वरना फिर तना किसी काम का ही नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो सूखेगा उतना ही ज्यादा फिर टाइट होगा, क्या करेंगे उसका। फिर है दाना, जो अगर खिलाना चाहते हो भाई, जैसे देखो अपने क्या पढ़ा, अपने पढ़ा कि चारे के छोटे टुकड़े कर खिलाओ, सबसे बेस्ट है। हरे चारे को कैसे खिलाना है सीख गए। अब अगर आपको दाना खिलाना है तो दाना को दलिया करके खिलाओ, डायरेक्ट साबुत दाना मत खिलाओ। साबुत दाना खिलाओगे तो पशु में सही आहार नहीं होगा, एज इट इज वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन मतलब सामान्यतया पशु साबुत दाने को पचाने में भी असमर्थ होते हैं, सीधा निकलेगा बाहर एज इट इज गोबर में। छोटे एवं अधिक आयु के पशुओं के लिए पिसा हुआ दाना ज्यादा उपयोगी होता है। देखो, या आप अगर गाय भैंस है तो उसमें मोटा मोटा बुरुबरा पीसते हैं अपन, बड़ा बड़ा दाना है, जो अपन दाल बाटी चूरमा बनाते हैं, याद होगा आपको, सुना भी होगा, देखा भी होगा। उससे भी थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा मोटा मोटा दलिया पीस दो, तो दलिया सबसे बेस्ट रहता है। दाने को दलिया बनाओ। छोटे पशु है अगर, तो उनको फिर आटा बना लो उसका भी, तो लगभग आटा जैसा। तो उनको, क्योंकि छोटे पशु उतने अभी दांत उतने आए नहीं है, तो छोटे अधिक आयु के पशुओं के लिए पिसा हुआ दाना भी चल जाता है, छोटे बच्चों के लिए भी और जो अधिक आयु के उनके लिए भी, उन दोनों के लिए बंटे में काम कर जाएगा। गाय तथा भैंसों के लिए सभी तरह के दाने पीस कर या दलिया देने की उपयोगी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर तरह का खिला सकते हो। लेकिन घोड़ा और खच्चर है तो इनके जई तथा मक्के के अलावा अन्य सभी दाने पीस कर दो। मक्का और जई तो चलो ठीक है, आप साबुत दे सकते हो, बाकी इनको घोड़े खच्चर को भी अपन को थोड़ा पीस कर देना चाहिए। अगर भेड़ बकरी है, भेड़ व बकरी है, तो भेड़ व बकरी के लिए दाना पीस कर देना आवश्यक नहीं है, वो तो साबुत चबा जाती है, आपने देखा भी होगा। भेड़ बकरी सीधा चबा जाते हैं, बटर बटर बुलाते रहते हैं मुंह से ना, तो ये जो है भेड़ और बकरी, इनको आप साबुदाना दे सकते हो। ये सीधे एमसीक्यू जा सकते हैं कि क्या अपन भेड़ बकरी को साबुदाना देना उचित है? यस, बिल्कुल उनको दे सकते हैं अपन, ठीक है। दाने को बहुत ज्यादा भी नहीं पीसें, बल्कि मध्यम पीसा था, दाने के टुकड़े कर देना, दलिया बना कर देना ज्यादा बेस्ट है। ज्यादा आटा भी काम का नहीं। तो ये चीजें हैं, मतलब ये कोई याद करने की थोड़ी है, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपका बेस मजबूत करने के लिए। मैं ना लिखता तो भी आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगे, इतना प्रॉपर अंदाजा नहीं लगता। लेकिन अब ये चीजें अगर हो जाएगी, लिख लोगे एक बार, तो आपको हाथों हाथ याद हो जाएगा। फैक्ट नहीं है इसमें, ज्यादा समझने का ज्यादा है, ठीक है। कुछ चीजें होती है, आप बेस्ट है कि भिगोकर खिलाओ, ये भी सबसे बेस्ट है। मतलब यदि सख्त दाना है, सख्त दाने को पीसने या तोड़ने की सुविधा उपलब्ध न हो किसी किसी के पास में, हो सकता है भाई कि हम तो हमारे चक्की एक ही है या फिर चक्की दूर पड़ती है, आटा जैसे पीसते हैं, तो बड़ी दिक्कत है, ये सिस्टम नहीं। अगर नहीं है तो ऑप्शन है, आप उसको भिगो दो रात भर, 24 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे। भिगोने से दाना थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, या फिर कुछ दाने सॉफ्ट होकर फूल जाएंगे, तो बेस्ट है। यदि सख्त दानों को पीसने या तोड़ने की सुविधा उपलब्ध न हो, होना चाहिए ऑप्शन। अरे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि अगर सुविधा ना हो तो क्या करें,
चारा की उपलब्धता ना हो तो क्या करें, मतलब आपसे सुझाव चाहते हैं भाई, अगर किसी चीज की उपलब्धता है तब तो काय को टेंशन है, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज की कमी पड़े तो आप क्या करोगे, सबसे बेस्ट चीज तो वो है, ठीक है। तो मतलब कि तोड़ने या सुविधा उपलब्ध नहीं हो पीसने तोड़ने की, तो उसे भिगोकर मुलायम करके खिलाना बेस्ट रहेगा। दाने को 10-12 घंटे पानी में भिगो रख दो तो दाना मुलायम हो जाता है। एक सावधानी रखनी है, लेकिन इसके लिए तगड़ी सावधानी है, इसी के लिए है। दाने को भिगोते समय इस बात का ध्यान रखें कि दाना अधिक समय तक भिगोने से सड़ नहीं गया हो कहीं। भाई कभी कभी ऐसा होता है ना, अपन भिगो के भूल गए, 2-3 दिन हो गए, सड़ जाएगा वो, फिर मत खिलाना, बीमार पड़ जाएगा पशु, ठीक है। ये विशेष तौर पर उनको ध्यान रखना है। सबसे बढ़िया है पेलेट बनाकर, ये भी बहुत शानदार है। देखो एक्चुअली पेलेट का मतलब होता है गोलियां बना के, छोटी छोटी गोलियां होती है ना, ऐसे गोलियां बना के भी खिलाते हैं, आप देखना, ये बड़ा शानदार तरीका है। जैसे खूब सारे पशु ऐसे होते हैं जो कुछ आनाकानी करते हैं खाने के लिए, तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, काफ़ी जो भी चारा हमें खिलाना है उसको मिक्स करके उसमें थोड़ा मिठास भी डाल देते हैं, चाहे गुड़ डाल दिया, चीनी डाल दी, थोड़ा शर्करा डाल के उसको मिक्स करके गोलियां बना लेते हैं, छोटी छोटी गोलियां बना के पशु खिलाते हैं, तो वो फिर चेप जाता है उसको। अब उसके अंदर क्या क्या मिक्स था सब खा जाएगा। आपने सुना होगा खूब बार, जैसे पशु बीमार पड़ जाता है, लेकिन पशु को जब टैबलेट देते हैं, बड़ी सारी टैबलेट होती है, लेकिन पशु खाता नहीं है, जल्दी से पशु नहीं खाएगा, जल्दी से पशु इंजेक्शन नहीं लगवाता, उसे क्या पता कि मैं इससे ठीक हो रहा हूं। अपन तो क्या जानते हैं, टैबलेट खा लेते हैं, चाहे खारी हो, हमें पता है हम इससे तैयार हो जाएंगे। पशु नहीं समझता ना कि इससे मैं तैयार, उसको खारी होगी तो फेंक देगा। तो फिर उसको क्या करते हैं, इस पेलेट में जिसमें वो खाना वाना मिक्स है, इसके बीच में उस टैबलेट को चिपका देते हैं और चारों तरफ से वो, तो उसके साथ ही चिप जाता है। ये सब सिस्टम है, ये किसान अपने पशुओं के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि ये पेलेट समझो कि इसमें विभिन्न चारा दानों को महीन पीस कर और मिलाकर पेलेट के रूप में प्रतिदिन खिलाया जाता है। तो उसमें जो भी हम चीज खिलाना चाहते हैं, जो प्रोटीन युक्त हो, प्रोटीन, अपने कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी वसा सब चाहिए वो सब इसमें मिक्स कर दो। पेलेट को पशु ज्यादा मात्रा में खा जाता है, उनको स्वादिष्ट लगती है वो, क्योंकि हम उसमें सब कुछ मिक्स है, मिठास बना देते हैं अपन। इन रूपों में चारे दाने की पाचनीयता और खाद्य दक्षता बढ़ जाती है। और अगर ऐसी चीजें अगर पशु खाएगा, क्योंकि इसके अंदर अपने सब चीज अच्छे से डाल रखी है, ताकि पशु की डाइजेशन शक्ति बढ़ेगी, दूध भी बढ़ेगा और जो हमें खिलाना था वो खा भी जाएगा। पेलेट के रूप में अस्वादिष्ट तत्व भी पशु खा जाता है। कुछ चीजें जो स्वादिष्ट, मैंने कहा ना, टेबलेट तक खा जाता है, अगर वो भी स्वादिष्ट नहीं है उसको भी खा जाएगा, पता नहीं चलेगा ना उसके अंदर, ठीक है। ये चीजें होती है, तो पेलेट बनाकर खाना बहुत चाहिए। तो आपको मैं वापस रिवाइज करा देता हूं छोटी सी बात, ये एक किसी भी पशुपालक के लिए, वो तो खैर अपने बता दी सावधानियां, और अगर कोई भी पशुपालक है वो अगर किसी भी अपने गाय भैंस या पशु के लिए अगर चारा तैयार करता है तो बेस्ट मेथड कौन से रहेंगे, तो चारे के छोटे टुकड़े करो। हरे चारे को कैसे खिलाना चाहिए आपको पता, ऐसे खिलाओ। दाने को सीधा भी खिला सकते हो, लेकिन उस दलिया खिला के ज्यादा बेस्ट है। भिगोकर खिलाओ, लेकिन सावधानी का जरूर ध्यान रखें। और पेलेट बनाकर खिलाना भी एक तरीका है। ये चीज अपने पढ़ ली। अब अपने यूज किया था कि जो पशु है, पशुपालक को हमें सबसे पहले अपने पढ़ा था कि ऐसे पशुपालक को ऐसे चारा उगाना चाहिए जो बारहमासी हो। अब कुछ बारहमासी चारे हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमें इजीली मिल जाते हैं। और अब क्या होता है कि हर जगह क्या है कि अलग अलग क्लाइमेट या जलवायु होती है, तो वो चारा सब जगह नहीं होता। लेकिन खूब सारे ऐसे चारों की भी खोज की जा रही है हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा। अपन पढ़ेंगे अलग से भारतीय कृषि अनुसंधान, ठीक है ना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, जो पूरा उसके बारे में अपन प्रॉपर तरीके में जानेंगे, फैक्चुअल बना के। अभी अपन को बस सिर्फ चारे की बात करेंगे, जिस पॉइंट की बात करेंगे वहीं पर उसी की बात करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, सब कुछ नंबर आने वाला है। अब देखो, ये कुछ बारहमासी हरे चारे हैं। एक तो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा निर्मित किया जा रहा है, वो है पूसा जायंट नेपियर, गजराज। इस नेपियर को हाथी चारा भी कहते हैं एक तरीके से, हाथी चारा है नेपियर, ठीक है ना, हाथी जैसे से खाता है। तो पूसा जायंट नेपियर, नेपियर का मतलब हाथी चारा, इसको गजराज भी कहा जाता है, दूसरा नाम है गजराज। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए गजराज क्या है, बारहमासी चारा है, किसका नाम है, पूसा जायंट नेपियर का, ठीक है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा निर्मित ये बाजरा और नेपियर, बाजरा और नेपियर के बीच की एक हाइब्रिड है भाई। ना तो बाजरा है ना नेपियर, नेपियर मतलब हाथी जिसे खाता है, हाथी चारा, उन दोनों के अलावा उस जैसा ही, लेकिन उनकी हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब शंकर प्रजाति। अरे देखा ना कि ये तो हमारा देसी बाजरा है, ये हमारा शंकर बाजरा है, ऐसे एक हाइब्रिड होती है, ठीक है ना। उसकी शीघ्रता से फैलने वाली, बड़ी जल्दी फैलती है, बारहमासी फसल है ये। अच्छा मैं आपको फिर बात बताऊं, बाजरा होता है,
बाजरा हमारे पश्चिमी राजस्थान में पानी अगर कमी है तो वहां पर भी अपने हो जाता है वो बाजरा। बाजरा भी दो तरह का होता है, एक जो हम खाते हैं, एक ऐसा बाजरा जो अपन नेपियर या गाय क्या नाम वो जो हाथी भी खाता है, पूरा का पूरा पूरा चेप जाता है हाथी, तो ऐसा आपको बताइए वो वाला बाजरा ये। इसकी हाइट बहुत बढ़ती है और मोटी मोटी पत्तियां लगती है और ऊपर ऊपर धान नहीं लगता उसके। भाई बाजरे के एक्चुअल में धान लगता है, लेकिन ये हाइब्रिड है, इसे ये चारा ज्यादा निकलता है इससे, क्योंकि इसकी लेंथ 10 12 15 15 फीट तक चली जाती है, 20 20 फीट तक चली जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 25 फीट भी चल जाती है। तो शीघ्रता से फैलने वाली 12 मासी फसल है ये। इसे पशुओं को खिलाते समय चारे के साथ में 4-5 केजी दलहनी चारे, हरे चारे जैसे कि लोबिया, गंवार, बरसिम, इनके साथ अगर मिला के देना तो अब डबल स्वाद हो जाएगा और दूसरी बात अच्छा पौष्टिक खाना हो जाएगा। तो ये है कि अपन को, वो तो मैं रोजाना ही कहता हूं कि हरे चारे को हमेशा अपन को मिक्स करके देना है। तो अगर अपन इन सब के साथ मिक्स करके देंगे तो बहुत शानदार हो जाएगा ये अपना। और इसका पौधा जैसे जैसे बढ़ता है उसमें प्रोटीन की मात्रा घटती जाती है, इसलिए हमें क्या करना है, इनकी ज्यादा लेंथ बढ़ने नहीं देनी है। थोड़ा सा बढ़ गया 5-7 फुट काट लो ऐसा, तो क्योंकि ज्यादा जो इसकी हाइट बढ़ेगी उसके बाद में प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होती चली जाती है। ये भी थोड़ा अपन को ध्यान रखना है। ये अपना पूसा जाइंट नेपियर गजराज। अगला है पारागास। पारागास अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाने वाली, ये वैसे हमारी नस्ल नहीं है, ये एक विदेशी घास है, विदेशी घास है। ये जहां पर वर्षा ज्यादा हो, बारिश ज्यादा हो, वहां पर ये भी 12 मासी घास है। ये दूब घास से काफी मोटी, जैसे दोबड़ी होती है ना, दूब वो दूब घास जो होती है, दूब घास जो होती है वो तो बिल्कुल हाइट कम बढ़ती है, जमीन के सारे सारे चिपकी रहती है। ये उससे थोड़ी सी काफी मोटी और कोमल होती है तो हालांकि ये भी जमीन के पास पास में फैलती है। तो ये भी पारा घास भी होती है, लेकिन ध्यान रखना जहां पर पानी ज्यादा, मैं आपको याद करवा देता हूं, पारा का मतलब क्या होता है, ठंडा बर्फ। ऐसा मान लो आज तो पारा पड़ गया, पाला पड़ गया, वैसे अंदाजा लगाना है। हालांकि वो पाड़ा होता है, लेकिन उसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। इसका मतलब कब पड़ता है, जो ठंडा इलाका, मतलब जब बारिश ज्यादा हो। तो जहां पर बारिश ज्यादा हो वहां पर ये वाली घास उगानी सही रहती है। ये तो कहीं पर भी उगाई जा सकती है। एक है दीनानाथ घास, ये भी विदेशी घास है, वैसे विदेशी नस्ल है। इसकी फसल एक बार बो देने से कई वर्ष तक ये हरा चारा देती रहती है। इस घास की पत्तियां चौड़ी, धारदार एवं रसीली होती है। ठीक है, और प्रारंभ में जून जुलाई में इसकी बुआई अगर कर देते हैं तो बेस्ट है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जैसे बारिश आई, इसकी तुरंत दीनानाथ घास की बुआई कर दो। तो ये भी विदेशी नस्ल की फसल, क्या नाम, घास है। 12 महीने नहीं, 3-4 साल तक अपन को घास काटते रहो, रिजगा की तरह वापस बढ़ती रहेगी। सॉफ्ट है, मुलायम है और पत्तियां चौड़ी, धारदार, रसीली होती है, जो भी बिल्कुल बड़े चाव से पशु इसको भी खाते हैं। तो मतलब ये 12 मासी हरे चारे हैं, जो मतलब पूरे 12 महीने तक पशुओं के लिए हमेशा हरे चारा अवेलेबल करवाते रहते हैं। ऐसे होते गिन्नी घास। गिन्नी घास वेरी इंपॉर्टेंट है। गिन्नी घास ये बहुवर्षीय हरे चारे की, बहुवर्षीय का मतलब है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ज्यादा है ना, ऐसे बहुवर्षीय हरे चारे की फसलें ये, जो 4-5 साल तक हरा चारा अवेलेबल करवाती रहती है। इसका जन्म स्थान तो वैसे अफ्रीका का है। आप अफ्रीका ना भी याद रखो, कोई बात नहीं, सर याद रखो, विदेशी नस्ल है। परंतु अब ये सभी गर्म देश, जैसे कि भारत है, भाई भारत है गर्म कंट्री, गर्म देश है, गर्मी पड़ती है, यहाँ पर क्लाइमेट थोड़ा गर्म है, तो गर्म देशों में भी ये गिन्नी घास उगाई जाने लग गई है। वर्षा ऋतु में इसकी वृद्धि ज्यादा होती है, 4-5 बार इसको काटा जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये वर्ष में 4 से 5 बार अगर कोई एक चीज काट लोगे, अच्छा खासा ये भी है, 12 महीने तक अपने काम चल जाएगा। एक नेपियर, जो भी मैंने पीछे बात भी की थी, नेपियर हाथी घास, नेपियर का दूसरा नाम हाथी घास होती है, बाजरे जैसा ये भी होता है। ये बहुवर्षीय हरे चारे की फसल है। बहुवर्षीय का मतलब समझ गया आप, 3-4 साल, 5 साल। ये लगभग 4 से 5 साल अच्छी पैदावार देती है। ये वर्ष में 5 से 6 बार इसको भी एक जगह से काटा जा सकता है। भाई जैसे यहाँ पर ये नेपियर उगी हुई है, जैसे यहाँ पर गिन्नी घास उगी हुई है, कोई भी घास हो, इसको यहाँ से काट लिया, फिर 15-20 दिन वापस उग जाएगी, फिर काट लिया, या महीना भर भी लग जाता है। लेकिन काफी बड़ा अगर खेत होगा, क्योंकि ये काफी हाइट होती है इनकी, तो अगर अपन पाव बीघे में भी अगर कर लेंगे ना, तो एक दिन में इस बोर्ड जितना मान लीजिए आप, इतने समय एक पशु का पेट भर जाएगा। ऐसे करते करते चलेंगे अपन, तो पीछे वापस उगती रहेगी, तो पूरा काट आएंगे, इतने वापस उग जाएगी, फिर काट लो। तो मतलब साल भर आराम से जो है इसको अपन 5-6 बार अगर काट लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। महीने 2 महीने बाद वापस घूम के इतने पूरे खेत का, वो ही चल जाएगा। एक होती है सूडान घास। इसका चारा ज्वार से बहुत अधिक मिलता जुलता है, सूडान घास।
और ये बड़ी स्वादिष्ट और पाचक होती है। ये घासों के नाम याद कर लेना, गिनी घास, नेपियर घास, सूडान घास, दीनानाथ घास, पारा घास, पूसा जॉइंट, नेपियर, गजराज घास, ये सारी 12 महीने घासें हैं। वो तो 12 महीने होगी, कुछ अन्य घासें भी लिखवा देता हूं, कुछ अन्य चारा फसलें भी, जैसे मटर है, अभी मैंने बात भी की थी कि मटर एक द्विउद्देशीय फसल है, उसकी फली इंसान के काम आ जाती है, चारा पशुओं के काम आ जाता है। तो मटर को दिसंबर से फरवरी तक प्राप्त होने वाला हरा चारा ये बड़ा स्वादिष्ट और पौष्टिक चारा है। मेथी, ये जाड़ू मतलब फरवरी या मार्च में हरे चारे की फसल है जो पर्याप्त सिंचाई वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। 3-4 महीने में फसल काटने के लिए तैयार हो जाती है आराम से। मेथी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फरवरी मार्च में उगाओ, 3-4 महीने में फसल बन जाएगी। ये भी साल भर पशुओं को चारा देती है। ये सब ऑप्शन मानने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। एक होता है जई का हरा चारा, ये भी सबसे बेस्ट है कि ये रबी में मिलने वाले हरे चारे की फसल है। 2-3 महीने बाद काटकर यानी जनवरी मार्च में इसको खिलाया जा सकता है। फूल लगने की अवस्था में ही खिलाने पर इसका पाचक तत्व, वो तो खैर मैं कहता ही रोजाना ही, कल भी अपनी बात की थी कि किसी भी पौधा हो, चाहे कोई सा भी घास हो, कोई सा भी चारा हो, उसके जैसे फूल निकलते हैं तो फूल निकलते ही उसको काट लेना है। तो फूल निकलते अगर आप काट लोगे तो बेस्ट रहेगा, उसकी जो पाचक शक्ति भी रहेगी, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी रहेंगे वो भी, खनिज लवण वगैरह इसको पर्याप्त मात्रा मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी बहुत सही है। फिर होता है, अपने चारा वारा समझ लिया, पशुओं को खिलाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को 2 मुलायम वर्गों में बांटा जाता है। पशुओं को खिलाए जाने वाले 2 मुलायम वर्गों में चारे को बांटा जाता है एक्चुअली। एक तो मोटा चारा होता है, एक दाना होता है, जो भी मैंने आपको बात कही थी। मोटे चारे को आपको पता है कि ज्यादा अगर मोटा है तो काट के खिलाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये भी एक हेडिंग है जिससे एमसीक्यू आप कह सकता है। कैसे कि मोटा चारा क्या होता है साहब, कि पशुओं के कुल भोजन में 3/4 भाग यानी लगभग 75%, भाई 3/4 का मतलब 3/4, टोटल होता है 4/4, तो मतलब 75% मोटे चारे का होता है तथा शेष 1/4 दाने होते हैं, दिए जाते हैं। ये एक्चुअल में सही पशु का डाइट तो यही है। अगर आप 75% तो अपन चारा देते हैं, नो डाउट, लेकिन बाकी जो 25% बन गया वो अपन को दाना मिक्स भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि पौष्टिक खाना बनेगा। अब मोटे चारे के भी 2 भाग विभाजित किए, जैसे कि एक तो हरा चारा जो अपन पढ़ चुके, मैं ऐसे लास्ट में चार्ट तैयार करवा रहा हूं। ध्यान रखें, मोटे चारे के 2 प्रकार है, हरा चारा और सूखा चारा। मोटे चारे में आता है ये, ठीक है। अब हरा चारा खुद 2 प्रकार का, फलीदार हरा चारा और अफलीदार, बेफलीदार बोल दो चाहे अफली, दोनों ही उपसर्ग है। अफलीदार हरा चारा या बेफलीदार हरा चारा। फलीदार हरे चारे में आपको पता ही है, अपने कल बात की थी, बरसिम, रिजका, मटर, लोबिया, ग्वार, सोयाबीन, मेथी, ये सब फलीदार हरे चारे हो जाते हैं, पौष्टिक भी रहते हैं, सबसे बेस्ट है। फलीदार जिनमें फली नहीं लगती, ज्वार, मक्का, बाजरे की चरी, जई का हरा चारा, दोबड़ी है, दूब है और घास, ये सब बेफलीदार हो जाते हैं। ये मोटे चारे के प्रकार हो गए, जो हरा चारे के, मोटे चारे में भी हरे चारे के प्रकार हो गए। अब मोटे चारे में सूखा चारा भी होता है, सेम टू सेम सूखे चारे के भी 2 प्रकार है। कौन कौन से? वही फलीदार सूखा चारा और अफलीदार सूखा चारा। फलीदार सूखे चारे में चना, मटर, अरहर, चौड़ा आ जाता है, जो फलीदार अपना सूखा चारा है। और अफलीदार सूखा चारे में गेहूं, जौ, धान हर तरह का, जई और आदि का भुस्सा, जवार, बाजरे व मक्का की कड़बी, बाजरे कड़बी होती है ना, वो बड़े बड़े टहनियां जब सूख जाती है, ऊपर से वो अपन धान की सीटियां तो हटा लेते हैं, काट लेते हैं, और पीछे जो बचता है डंठल, उनको अपन काट लेते हैं अलग से, और फिर उसको सूखने के बाद में वो पूड़े बना लेते हैं, और फिर जो मशीन आती है उसमें काटने कूतर निकल जाती है, ठीक है ना, वैसे मक्के की निकलती है, कूतर चारा होता है वो, मतलब जो बाजरे की और मक्के की कड़बी से बनाया जाता है, उसे कड़ बोलते हैं, कड़बी, उससे भी जो है इनको चारा देते रहो। ये इसके टाइप हो गए, ठीक है। बात मैं करूं दाना की, दाना में क्या है कि दाना में अनाज दाना है, चापड़ है, खल है, शीरा, कुछ पशु उत्पादक, ये सब दाना मिश्रण है, मतलब दाना को मिक्स करके खिलाया जा सकता है। मतलब दाने में भी, ये दाने के प्रकार बता दिए मैंने सारे के सारे घूम फिर के क्वेश्चन जो भी आएगा वो आपके इन्हीं नोट्स में से आने वाला है। जैसे कि अनाज दाना है, अनाज में क्या होगा भाई, हालांकि अनाज दाने में क्या है कि गेहूं चावल तो अपन कम यूज करते हैं, क्योंकि इंसान जो खाता है बेसिकली पशुओं को खाने देगा, वैसे ही पर्याप्त मात्रा में रहता है। तो पशु आहार में काम आने वाले प्रमुख दाने मक्का, जौ, जई और चना, ये अपन बेसिकली यूज लेते हैं दाना।
गेहूं और चावल पशु आहार के लिए बहुत कम प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि वो इंसान खाते हैं, इंसान खुद के लिए प्रॉब्लम में पड़ा हुआ इंसान है, तो इनको बेसिकली इनको ये चीजें कम खिलाई जाती है। एक वर्ड सुना होगा आपने, चापड़। चापड़ क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा। पशु के गेहूं में चावल की चापड़ सर्वाधिक, अरे मतलब ये चापड़ बताऊं, बंटा होता है मिक्स करके, गेहूं और जो चावल होता है छिलके मान लो, या आटा छानते हैं उसके बीच में जो बस्ता है छानस टाइप, वो सबको मिक्स करके एक बनाया जाता है, तो वो चापड़ होती है। चापड़ मतलब मिक्स खाना है वो पूरा, ठीक है ना। और कभी कभी लोग इसको भिगो के भी, दानों को जो पीछे बचा उसको भिगो के भी रात भर सुबह पका के भी खिला देते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। खल तो खैर जानते ही आप, खल तो बहुत पौष्टिक चीज है कि खल तेल के बीजों से, घानी से जो तेल निकालने के बाद में जो गुद्दी बचती है उसे खल कहते हैं। डेफिनेशन भी काम आएगी। खल क्या है, तो जो भी तेल हो, चाहे वो चाहे तिल्ली का तेल हो चाहे सरसों का तेल हो, उनको अपन निकाल लेते हैं। मैंने अभी आपको समझाया, तेल अलग हो जाता है, उसकी गुद्दी है लुगदी अलग हो जाती है। वो गुद्दी जो होती है ना, उसको गुद्दा जो पीछे बचता है उसकी खल बनती है, बड़ी पौष्टिक होती है। ये इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसे पशु आहार में प्रोटीन की पूर्ति के लिए पशुओं को उपयोग में लाया जाता है। अब रही बात कि खल किसकी बेस्ट रहेगी, किसकी खिलानी चाहिए, तो सारी अच्छी है। सरसों की खल निकाल लो आप, मूंगफली की निकल जाएगी, कपास की निकल जाएगी, तिल की निकल जाएगी, सोयाबीन और अलसी, इनके तेलों की आप खल निकाल लो। वैसे सबसे बेस्ट तिल और सोयाबीन की रहती है, बहुत अच्छी पौष्टिक होती है ये, ठीक है। मूंगफली की भी अच्छी है। तो इन सब की जो है अपन आप खल प्राय पशु आहार में प्रयोग में लाई जाती है। वो मैंने कहा ना, तेल अलग हो जाता है तो तेल इंसानों काम आ जाता है, और पीछे जो उसकी बचती है गुद्दी, उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में से कट कट के आती है, उसको सूखने के बाद हम भिगो के खिला देते हैं। बहुत शानदार तरीका है ये भी। एक होता है शीरा, ये यहां तक याद करना है आपको। वैसे दाना मतलब दाने में मिक्स करके खिलाया जा सकता है इनको, वो चीजें तो हाँ सारी चीजें आपकी काम आ जाएगी। शीरा क्या होता है, शीरा का मतलब है मिठास। मिठास ये चीनी का प्रोडक्ट है, तो चीनी उद्योग का महत्वपूर्ण उत्पाद शीरा होता है। पशु आहार की स्वादिष्टता रोचकता बढ़ाने के लिए शीरे का प्रयोग किया जाता है। वैसे मारवाड़ी भाषा में एक शीरा भी होता है, हलवे को शीरा बोलते हैं, बिल्कुल वही मिठाई होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, शीरा भी एक मिठास है। ये चीनी प्रोडक्ट है, शुगर प्रोडक्ट है, और उसको भी अगर जैसे कोई खारा हो चारा, उसमें थोड़ी सी मिक्स करके खिलाने से पशु की थोड़ी स्वादिष्टता बढ़ जाएगी और सही रहता है। पशु को तुरंत उपलब्ध होने वाली ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी, तुरंत एनर्जी प्रदान करता है ये अपना शीरा, ये भी आप ध्यान रखना। पशु अब लास्ट बचता है पशु उत्पादक। ये आपने देखा होगा खुद ने, जो पशु में दूध देता है उसी का अपन दही छाछ वगैरह बना लेते हैं, ठीक है ना, वो मिक्स करके, ये पशु उत्पादक होते हैं। ये भी पशुओं के काम आ जाते हैं। और देखा होगा कि छाछ पशु को ही पिला रहे हैं अपन खूब जगह। तो इन दूध और छाछ आदि पशु आहार के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। मुख्यतया जो नवजात पशु होते हैं उनको दूध और वो इनका मिक्स करके पिलाया जाता है, क्योंकि अगर उनकी जो दूसरी किसी भैंस का बछड़ा हो या बच्चा हो और वो कमजोर है तो अपन उनको छाछ वगैरह पिला देते हैं, वो सब मिक्स करके वो बड़े चाव से पीता है। तो ये चीजें भी अपने जो है काम आने वाली है, ठीक है। तो आई थिंक आज का सेशन आपको बहुत ज्यादा इजी लगा होगा। बहुत छोटा सा सेशन है, बहुत इजी सेशन है। पार्ट 3 अपना वेरी इजी है, बेसिक सी बात है। लेकिन जो पार्ट 4 आने वाला है बहुत शानदार आने वाला है। पार्ट 4 उसके लिए तैयार है। पार्ट 4 और पार्ट 5 ये जो 2 पार्ट होंगे ना, इनमें फैक्ट भी काफी अच्छे हैं और समझने वाले शानदार सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से पुटअप होंगे सभी। वैसे तो एक से बड़े एक पार्ट है, सभी को नोट करना, एक सिंगल लाइन नहीं छोड़नी है। कहते हैं ना कि अगर बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है साहब, तो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लो भाई, 40 मंजिल की बना ले, 100 की बना ले, 500 की बना ले, अगर उसकी नींव मजबूत है, अगर उसका बेस पेंदा मजबूत है, तो अगर नींव तो डाली नहीं, सीधे मकान चेपे जा रहा है, 1-2 बिल्डिंग में नीचे गिर जाएगा वो, ठीक है। इसलिए ध्यान रखें इन सभी चीजों को। मेरी आदत राजी नहीं करने की है, बस आओ नहीं 1 घंटे में चिपके, आधा घंटे में कोर्स पूरा, तो भाई क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, सपना छोड़ देना आप। अरे सिलेक्ट आपको तो कितना छोटा सिलेबस है, एक में रजिस्टर बनाऊंगा इतने 45 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। लोग तो 45 नंबरों के लिए पता है कि 10-10 किताब पढ़नी पड़ती है बड़ी बड़ी, इतना सिलेबस कहाँ है आपके, ठीक है। इसलिए इनको तो घोट के पीना है, घोट के। और मैथ्स की एक भी क्लास मिस मत करना। अगर सरकारी नौकरी ये वाली चाहिए, मौका है, मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा, बहुत शानदार नौकरी है, लगने के बाद में पढ़ सकते हो ऐसी नौकरी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो फिर मिलते हैं पार्ट 4 में, जब तक इसको याद भी करना लिखना भी है, ठीक है, ओके।